आदरणीय देवियों सज्जनों, आदरणीय बहनों भाइयों, आदरणीय युवा साथियों, आप सभी का पुष्प वर्षा के साथ अभिनंदन करते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहां ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करने के लिए मुख्य मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप सभी का आत्मीयता पूर्वक स्नेह के साथ स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय बीच में बने रैंप पर हैं और आप सभी के प्रति अपनी स्नेह वर्षा अपने भावों से कर रहे हैं, हाथ हिलाकर कर रहे हैं, आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अब मंच पर पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम आग्रह करेंगे कि आप अमर शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। पहले माल्यार्पण और उसके बाद दीप प्रज्वलन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज युवाओं के प्रेरक महान शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी का शहीद दिवस है। 23 मार्च के इस ऐतिहासिक दिन आज सुखद संयोग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के 3 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा कर रहे हैं और आज सबसे पहले उन्होंने अपने युवा साथियों के साथ यहां उपस्थित होने का संकल्प लिया। पहले अमर शहीदों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित करेंगे और कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीप प्रज्वलन दैवीय शक्तियों का आह्वान करने का प्रकल्प है और इस अवसर पर कार्यक्रम पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद माननीय मंत्री जी यशोधरा राजे सिंधिया जी, माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय मंत्री जी श्री इंद्रजीत सिंह परमार जी भी उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय मंत्रीगण अब अपने अपने स्थान पर आएंगे और ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हम आज अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के शहीद दिवस के अवसर पर प्रदेश में आयोजित हो रही इस युवा महापंचायत के अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। अब हम विनम्रता पूर्वक स्वागत का सिलसिला आरंभ करना चाह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए विनम्र आग्रह अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री केसी गुप्ता जी से। आज शहीद दिवस भी है और इसलिए मंच पर बैठे किसी भी अतिथि का स्वागत नहीं होगा। आज सारे फूल और फूल मालाएं शहीदों के चरणों में ही समर्पित किए जाएंगे, उन्हीं के चरणों में समर्पित करें और किसी के स्वागत की जरूरत नहीं है। और पेड़ भी अगर आप लाए पौधा तो वो भी वहीं समर्पित करेंगे हम लोग, ताकि उनके प्रति श्रद्धा के सुमन उनके चरणों में अर्पित कर सके। वही कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में युवा महापंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम युवाओं की ही कहानी सुनकर अपने साथियों के साथ प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे 3 साथी आज अपनी कहानी हमारे साथ साझा करने जा रहे हैं। इनमें श्री मेघदीप बोस जी हैं, प्रख्यात संगीतकार,
आदरणीय विवेक सागर प्रसाद जी हैं, जो कि भारत की हॉकी टीम का हिस्सा हैं और टोक्यो ओलंपिक में जिस टीम ने हमारा मान बढ़ाया, कांस्य पदक अर्जित किया, उसका हिस्सा रहे। और श्री अनुभव दुबे जी हैं, प्रदेश की शान। सिर्फ 22 साल की उम्र में उद्यमशीलता की उन्होंने कहानी लिखी और प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। इन तीनों युवा साथियों को हम अपनी कहानी के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। पहले युवा अचीवर के तौर पर हम बुलाएंगे श्री मेघदीप बोस जी को, भारतीय संगीतकार, निर्माता, अरेंजर और गायक। झूम जो पठान, खैरियत, अल्कोहलिया, स्वैग से स्वागत, मैं हूं हीरो तेरा, बोल दो ना जरा जैसे गानों और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मी गानों के लिए आपकी पहचान। मेघदीप ने बॉलीवुड के ए लिस्ट म्यूजिक कंपोजर्स और कलाकारों के साथ सहयोग किया। 3 बिलियन से अधिक व्यूज बटोरे। ए.आर. रहमान, प्रीतम, विशाल शेखर, सलीम सुलेमान, शंकर, एहसान लॉय, अमाल मलिक जैसे संगीतकारों के साथ आपने काम किया। मेघदीप ने भारतीय फिल्म और गैर फिल्मी संगीत में अपने कई कार्यों के लिए भारतीय रिकॉर्डिंग कला अकादमी पुरस्कारों में कई पुरस्कार अर्जित किए हैं। आपका नाता मध्य प्रदेश से है। आदर के साथ अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित हैं श्री मेघदीप बोस जी। हेलो, भारत माता की, सुनाई नहीं दिया, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय श्रीमती यशोरा राधे जी सिंधिया जी, माननीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय श्री इंद्र सिंह परिहार जी और मंच पर उपस्थित मेरे सभी अतिथिगण। इस युवा महापंचायत में उपस्थित मेरे सभी युवा साथियों, मेरा नाम मेघदीप बोस है और थोड़ा बहुत तो परिचय सर ने दिया ही है कि मैं एक म्यूजिक कंपोजर हूँ। मैं मेरी बात एक बीज की स्टोरी से शुरू करना चाहूँगा, एक सीड की स्टोरी से, कि एक जो सीड होता है वो जर्मिनेट कैसे होता है। उसको हम पहले ज़मीन में गाड़ते हैं और वो अंकुरित होता है, जर्मिनेट होता है, धीरे से सतह पे आता है और उस सतह पे आने के बाद उसकी एक्चुअल जर्नी शुरू होती है एक वृक्ष बनने की। पर इस जर्नी में उसको ज़रूर मिट्टी का पोषण मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, पर एक महाकारक है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि उस छोटे से सैपलिंग को बड़ा होने में मदद करता है। वो है सनलाइट। वो सनलाइट जब उस पौधे पे पड़ती है, फोटोसिंथेसिस ट्रिगर होता है और ये फोटोसिंथेसिस इस सूर्य के प्रकाश के बिना अधूरा है। एक पेड़ बनने का जो जर्नी है वो पूरा नहीं हो सकता। जैसा कि आपने अभी सुना, मेरे सारे गाने स्वैग से स्वागत, खैरियत, बोल दो ना जरा, ये सब मेरे प्रोड्यूस किए हुए गाने हैं और मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ ये बोलते हुए कि मैं मध्य प्रदेश का प्रोडक्ट हूँ। मैं मध्य प्रदेश में बोया हुआ और उपजा हुआ एक बीज हूँ। और बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब मेरी कलात्मक चेतना जागी, जब मैं एक आर्ट फॉर्म को अप्रिशिएट करना शुरू किया मैंने, तब भोपाल के आर्ट और कल्चर पे उसी दौरान एक सूरज चमक उठा था। वो सूरज कोई नहीं और कोई नहीं बट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनका प्रकाश हमारे मध्य प्रदेश के आर्ट और कल्चर के ऊपर चमका। और आज मान लीजिए इंडियन क्लासिकल कॉन्सर्ट हो रहा है, कल एक जैज कॉन्सर्ट हो रहा है, परसों एक ट्राइबल म्यूजिक का कॉन्सर्ट हो रहा है। एक अपकमिंग म्यूजिक कंपोजर, एक अपकमिंग म्यूजिशियन के लिए इससे ज्यादा एक्सपोजर और कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में मिलेगा। और वो क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ आवर ऑनरेबल सीएम सर। तो मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ सीएम सर के लिए कि उन्होंने हमारे ऑनरेबल सीएम सर ने आर्ट और कल्चर को इतना बढ़ावा दिया है, इतना सपोर्ट दिया है, इतना प्रकाशवान बनाया है हमारे स्टेट के आर्ट और कल्चर को कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं इतना ग्रो कर पाया, इतने ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से। एंड आई एम वेरी होपफुल कि जो आज युवा नीति जो लॉन्च हो रही है उसकी वजह से हम आगे भी देखेंगे कि ना ही सिर्फ बॉलीवुड बट हॉलीवुड तक भी हमारे म्यूजिशियंस, हमारे आर्टिस्ट्स, हमारे मध्य प्रदेश के लोग पहुँचें और अपना बहुत नाम कमाएं। थोड़ा सा म्यूज़िक से अगर ऑफ पे जाता हूँ तो
बात की जाए रोड्स की, मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है और एज अ कॉमन मैन मैं रिसेंट में ड्राइव करके बॉम्बे से भोपाल आया और कुछ दिन में मध्य प्रदेश में लॉन्ग ड्राइव्स की और फिर मुझे वापस जाने का मन नहीं हुआ, रोड्स इतनी खूबसूरत है। सो मुझे ताज्जुब होता है कि सीएम साहब ने इतना डायनामिक ग्रोथ किया है हमारे स्टेट का, हमारे मध्य प्रदेश का, और मेरी ईश्वर से यही विनती है कि हमारा मध्य प्रदेश ऑनरेबल सीएम सर के नेतृत्व में और बड़ी हाइट्स और बड़ी ऊंचाइयां लाए। आई वुड लाइक टू क्लोज माई थिंग विथ 2 लाइन्स। चाहे जो आए लेके दिल में इश्क मोहब्बत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। थैंक यू। जय मध्य प्रदेश। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मेघदीप। अब आदर के साथ आमंत्रित हैं ओलंपियन श्री विवेक सागर प्रसाद। जापान में 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के स्टार, 2018 में एशियन गेम्स में इंडोनेशिया में कांस्य पदक विजेता टीम का हिस्सा, चैंपियंस ट्रॉफी 2018 बेडा नीदरलैंड में रजत पदक विजेता टीम का हिस्सा और समर यूथ ओलंपिक 2018 ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में रजत पदक विजेता टीम का हिस्सा, भारत की शान, मध्य प्रदेश की शान, विवेक सागर प्रसाद। थैंक यू। सर्वप्रथम मैं मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे मामा जी, खेल मंत्री, सबके प्रिय यशोराज सिंधिया मैम और माननीय चिकित्सा विभाग के मंत्री विजय कैलाश वर्गीय सर, सभी को मेरा नमस्कार और यहाँ पे आए हुए सभी खिलाड़ीगण, सभी यूथ को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझसे जो वादे किए थे वो पूर्ण हुए हैं, मुझे एक घर और जॉब सभी का। थैंक यू सर। और मैं माननीय खेल मंत्री का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मध्य प्रदेश राज्य अकेदमी की शुरुआत की, जिसमें बहुत से ऐसे प्लेयर वहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त किया और एक बड़े ऊंचाइयों पे मेडल प्राप्त किया। उसमें से मैं भी उसी में से एक हूँ और मैंने वहाँ 5 साल प्रशिक्षण प्राप्त किया। हमारे प्रदेश में इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर बहुत निकलते हैं, लेकिन खिलाड़ी और उसके मेडल एक ही निकलता है। आई थिंक यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जितने भी यूथ हैं, जितने भी पेरेंट्स, जितने भी अधिकारी हैं, सभी को मुझे लगता होगा, आपको लगता होगा स्पोर्ट्स बहुत आसान है, लेकिन मैं बताता हूँ स्पोर्ट्स इतना आसान नहीं जितना बाहर से हमको लगता है। एक स्पोर्ट्स लाइफ नो डाउट कि बहुत स्ट्रगल, अप एंड डाउन आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन हमारा जो रहता है एक टीम वर्क, आप कैसे इंजरी से निकलते हैं, कैसे ऊंचाई वाले लेवल पर ओलंपिक, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, वहाँ पे प्रेशर हैंडल करते हैं। ये चीज़ हम लोग को बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती है, वो बेसिक लेवल से, जो कि मध्य प्रदेश राज्य अकेदमी में कराई जाती है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश से ऐसे और प्लेयर निकले ताकि वो प्रदेश का नाम रोशन करे और देश का, मध्य प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने में उनका हाथ योगदान करें। आज के समय में स्पोर्ट्स में बहुत स्कोप है और मध्य प्रदेश सरकार एवं हमारे खेल मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और बहुत सी सुविधाएं दे रहे हैं। अकादमी और बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए काफ़ी प्लेयर को भेजते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं करता जो खुद के एक अच्छी इक्विपमेंट, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास कोचेस प्रोवाइड कराना और एक प्लेयर को उसका कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ाने के लिए विदेशों में भेजना। उसके लिए मैं तहे दिल से सभी स्पोर्ट्स प्लेयर की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं सर आपको। और मैं बस यही चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा हमारे साथ रहें, क्योंकि अगर हम असफल होते हैं, हमें बस एक काम करना है, सफल होकर खड़े होना। विनम्र आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप पुस्तिका का अनावरण कर राज्य युवा नीति का लॉन्च करें। यूथ महापंचायत 23 मार्च
2023 में मध्य प्रदेश की युवा नीति का लॉन्च माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से पुस्तिका के अनावरण के द्वारा। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें, अभिनंदन करें इस युवा नीति का। मध्य प्रदेश की युवा नीति माननीय मुख्यमंत्री जी से अब आग्रह कर रहे हैं, आदरणीय मंच से भी आग्रह, पहले अप्रेंटिस श्री अंकुश पटेल, वी कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड पीथमपुर धार से इन्हें अनुबंध पत्र प्राप्त हो रहा है। पहले अंकुश पटेल, अंकुश जी के बाद यश उपाध्याय, यश जी के बाद बलराम, विमलेश, नरेंद्र, मनोज और कृष्णा जी, ये सभी 7 लोग वी कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड पीथमपुर में अप्रेंटिस के तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं और इन्हें स्टाइपेंड मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 8,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। जोरदार तालियों से इस प्रोत्साहन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आइए हम आभार व्यक्त करें। प्रॉक्टर एंड गैम्बल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड मंडीदीप रायसेन में अप्रेंटिसशिप के तौर पे लक्षणा गोड़की, गीतिका शर्मा और पूनम ज्वाइन कर रही हैं। उन्हें भी अनुबंध पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। हमारे युवा साथियों को माननीय मुख्यमंत्री जी अप्रेंटिस के तौर पर जब वो कौशल अर्जित करेंगे तब तक मध्य प्रदेश शासन की ओर से अनुबंध काल के 1 साल के दौरान स्टाइपेंड के लिए 8,000 का वादा और अब चुनिंदा विभागों द्वारा वर्चुअल माध्यम से हितग्राहियों को लाभ वितरण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप रिमोट के माध्यम से ये लाभ वितरण आरंभ करें। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गांव की बेटी योजना के अंतर्गत 25,800 छात्राओं को 12 करोड़ 90 लाख रुपए राशि का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसमें गांव के स्कूल से 12वीं की कक्षा 60% से ज्यादा अंकों से जो बच्चियां प्राप्त करती हैं उन्हें यह सहायता दी जाती है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री ने जारी की ये गांव की बेटी योजना। दूसरी योजना उच्च शिक्षा विभाग की मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। इस योजना के अंतर्गत 20,937 लाभार्थियों को 17 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि गरीब बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी अब जारी कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग की मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत लाभ। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी योजना अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा के 3,182 लाभार्थियों को 175 करोड़ रुपए के लाभ वितरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह। रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के छात्रों को मुख्यमंत्री मेधावी योजना अंतर्गत अब लाभ दे रहे हैं। और खेल तथा युवा कल्याण विभाग के द्वारा 36वें नेशनल गेम्स गुजरात में 132 विजेता खिलाड़ियों को 4 करोड़ 38 लाख रुपए के नगद पुरस्कार की राशि अब माननीय मुख्यमंत्री जी उनके खातों में अंतरित कर रहे हैं। 4 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से इन खिलाड़ियों के खातों में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच। आप सभी से आग्रह कि आप अपने स्थान पर सादर स्थान ग्रहण करें और बहुत आदर के साथ अब हम आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित कर रहे हैं यूथ महापंचायत में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। भारत माता की। यूथ महापंचायत है, पूरा प्रदेश सुन रहा है और यहाँ युवा ही बैठे हैं। आवाज पूरे प्रदेश में जानी चाहिए। भारत माता की। वंदे वंदे। इस यूथ महापंचायत में आज हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, खेल और युवा कल्याण
तथा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की मंत्री आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारे चिकित्सा शिक्षा और भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारे स्कूली शिक्षा मंत्री और सामान्य प्रशासन मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, आज हमारे बीच में उपस्थित युवा अचीवर्स मेघदीप बोस जी, अनुभव दुबे जी, विवेक सागर जी, अरे अचीवर्स के लिए ताली वाली बजाओ जरा, प्रतीक संचेती जी, नरेंद्र जी, मयंक जी, और आज जिनको पुरस्कृत किया है उनके कामों के लिए अंकित लखेरा जी, कुमारी साक्षी भारद्वाज जी, शुभम चौहान जी, सायना कुरैशी जी, श्रुति तिवारी जी, सोयल पुरी जी, मुस्कान अहिरवार जी, और यहां भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में वर्चुअली उपस्थित मेरे प्रिय भांजे और लाडली भांजियों, आप सबको नमस्कार। आज शहीद दिवस है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, उनके अनन्य सहयोगी क्रांतिकारी सुखदेव, राजगुरु, आज उनका शहीदी दिवस है। 23 मार्च को ही अंग्रेजों ने इन क्रांतिकारियों को समय के पहले फांसी दी थी। आज अमर शहीद हेमू कालानी जी का भी जन्मदिन है। हम अपने इन शहीदों के चरणों में प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के, शीश झुका के। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, अंग्रेजों ने कई चांदी की तस्तरी में रख के हमें आजादी भेंट नहीं की थी। हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे, और जब वे फांसी के फंदे चूमने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता था। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें, और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक कि यह देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। क्रांतिकारी गाया करते थे, सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना, ये गाते थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, इन्हें सर्वोच्च बलिदान दिया। कभी कभी वो गाते थे कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी माँ बापों ने पाला था बड़े दुख सहकर। उनके भी माता थे, पिता थे, उनका भी परिवार था, लेकिन अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया उनने। शहीद आजम सरदार भगत सिंह असेंबली में बम फेंका, मारने के लिए नहीं, उनका बहरे कानों को सुनाने के लिए बम के धमाके की जरूरत होती है। भगत सिंह भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार कराया अपने आप को, और जब भगत सिंह जी को फांसी की सजा हो गई, वो जेल में थे, 2 साल लगभग जेल में रहे, और जेल से छुड़ाने की योजना उनके क्रांतिकारी साथियों ने बनाई। मिलने पहुंचे और कहा कि हमने आपको जेल से छुड़ाने की पूरी योजना बना ली। भगत सिंह जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया कि भगत सिंह को कायर समझते हो?
क्या मैं मौत से डरता हूं? मित्रों, इनका भगत सिंह कायर कैसे हो सकते हैं? लेकिन हमारी चिंता एक कि एक भगत सिंह अगर फांसी लगने के कारण हमें छोड़ के चले गए तो इस क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? भगत सिंह बोले, अरे फांसी लगेगी तो एक भगत सिंह मर जाएगा, लेकिन उसके रक्त की धार से हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे जो तब तक लड़ेंगे जब तक कि देश स्वतंत्र नहीं हो जाता, भारत माता आजाद नहीं हो जाती। वो कैसे दीवाने थे, वो कैसे जुनूनी थे। मौत का खौफ नहीं, मरने का डर नहीं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और हंसते हंसते फांसी के फंदों पे चढ़ गए। उनके त्याग, उनके तपस्या और उनके बलिदान के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन मेरे बेटा बेटियों, एक तकलीफ मेरे मन में कि आजाद होने के बाद तत्कालीन सरकारों ने जब आजादी का इतिहास पढ़ाया तो हमें केवल एक खानदान के बारे में बताया गया। हिंदुस्तान को आजादी पंडित नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई, गांधी जी ने दिलाई। मैं गांधी जी के योगदान को प्रणाम करता हूं। विश्व बंद है बापू, लेकिन हम भूल गए। हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, हम भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए नाना साहब पेशवा को, हम भूल गए वासुदेव बलवंत फड़के को, हम भूल गए लाला हरदयाल को, हम भूल गए खुदीराम बोस को, हम भूल गए अमर शहीद उधम सिंह को, हम भूल गए मदन लाल ढींगरा को, हम भूल गए दुर्गा भाभी को, हम भूल गए अशफाकुल्ला खान को, हम भूल गए सुखदेव को, हम भूल गए राजगुरु को, हम भूल गए शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, हम भूल गए चंद्रशेखर आजाद को, हम भूल गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, हम भूल गए स्वतंत्र वीर सावरकर को, हम भूल गए टंटा मामा को, हम भूल गए भीमा नायक को, हम भूल गए रघुनाथ शाह को, हम भूल गए शंकर शाह को, हम भूल गए तिलका माझी को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन और जगमगा रहे थे मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। इस देश को आजादी का इतिहास भी ढंग से नहीं पढ़ाया गया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा आजादी के अमृत काल में अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आजादी का सही इतिहास पढ़ाने का फैसला किया। और इंडिया गेट पे जाके देखो, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो। आज वो सारे क्रांतिकारी मध्य प्रदेश में देखो मेरा बेटा बेटियों, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, भीमा नायक, टंट्या मामा, बिरसा मुंडा, सारे क्रांतिकारी जितने हमारे हुए, कुंवर सिंह हमारे, राणा बख्तावर सिंह, ठाकुर रणवत सिंह, आज सबकी प्रतिमाएं लगी है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। मैं इन अमर शहीदों को प्रणाम करता हूं। और आज शहीद दिवस पर जानबूझकर हमने युवा पंचायत रखी है। चंद्रशेखर आजाद जी के जन्मदिन पर हमने यूथ पंचायत रखी थी। और उसके बाद आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरु जी, आज उनके बलिदान दिवस पर फिर ये पंचायत रखी है ताकि युवा इनसे प्रेरणा ले सके। बोलो ठीक है कि नहीं? उनके शहीद दिवस पर यूथ पंचायत, सब बताएं जोर से। और हमारी प्रेरणाएं स्वामी विवेकानंद की। मेरे बेटा बेटियों, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम केवल 3.5 के हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। और दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। और इसलिए यंग अचीवर्स हमारे सामने बैठे हैं, जिनने कमाल और चमत्कार करके दिखाया है। मैं अपने सब बेटा बेटियों को आह्वान करना चाहता हूं, अपने आप को दीनहीन मत समझना। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मोह को भी मोड़ दे,
तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे और तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। ये युवाओं की ताकत है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। आपको याद होगा यूक्रेन में हमारे बच्चे फंस गए थे। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में भारत के बच्चे फंसे। प्रधानमंत्री जी ने फोन उठाया, पहले रूस के राष्ट्रपति को लगाया, फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति को लगाया और कहा देखो मेरे बच्चे फंसे हैं भारत के, वो तिरंगा झंडा लेके निकलेंगे तब युद्ध रोक देना, मेरे बच्चों को सुरक्षित वापस लाना है। तिरंगा लेके हमारे बच्चे निकले तो रूस की तोपें भी बंद हो गई और यूक्रेन ने भी लड़ाई बंद कर दी। तिरंगा लहराते हुए भारत के बच्चे सुरक्षित निकल आए। ये आज का भारत है। प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत काल में आपको अमृत पीढ़ी कहा है। एक बात मामा बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता है, तुम अपने मम्मी पापा के तो बेटा बेटी हो ही, लेकिन केवल अपने मम्मी पापा के बेटे बेटी नहीं हो, मामा के भी भांजे भांजी हो कि नहीं? अरे हो कि नहीं? देखिए कोई भी बच्चे केवल माता पिता के बच्चे नहीं होते हैं, वो प्रदेश के भी बेटा बेटी हैं, वो देश के भी बेटा बेटी हैं। और अगर कोई बेटा बेटी गरीब घर में पैदा हो गया और उसमें टैलेंट और प्रतिभा है तो बताओ समाज को और सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सब बताएं, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो हम उन बच्चों को अपने हाल पे नहीं छोड़ सकते। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, कई योजनाएं हमने बनाई, लेकिन आज एक संपूर्ण यूथ पॉलिसी बनाई है हमने अपने बच्चों के लिए, युवा नीति, यूथ पॉलिसी। इस यूथ पॉलिसी में 10,000 सुझाव आए हमारे पास, जो कई आपने भेजे थे, आप जैसे बच्चों ने भेजे थे। उन 10,000 सुझावों के आधार पर भारतीय जनता युवा मोर्चे ने पूरी एक बहस चला के यूथ पॉलिसी का निर्माण में सहयोग दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमको सहयोग प्रदान किया। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी ने, हमारी तकनीकी शिक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमंत यशोधरा जी ने, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास जी ने और हमारे शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी ने व्यापक पैमाने पर विचार विमर्श किया। और उस विचार विमर्श के बाद हमने बनाई है यूथ पॉलिसी। और यह युवा नीति आज लॉन्च की गई है। मेरे बेटा बेटियों, यह युवा नीति केवल कर्मकांड नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी बदलने का एक विनम्र प्रयास है, एक छोटा प्रयास है। इस युवा नीति में जो हमने लॉन्च की है, मेरे बेटा बेटियों, हमने इस नीति के उद्देश्य बताएं, उनको मैं फिर एक्सप्लेन भी करूंगा, सब ध्यान से सुनना क्योंकि तुम्हारे काम की चीज है। वो 10 उद्देश्य तो यह है कि एक ऐसे उद्यमी बने जो आत्मविश्वास के साथ जोखिम लेने को तैयार हो, आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था और संरचना के प्रति जागरूक हो, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, कृषि और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी हो, प्रतिभागिता की भावना से युक्त हो, समावेशी हो, न्यायपूर्ण हो, वैज्ञानिक स्वभाव और दृष्टिकोण से युक्त हो, तथ्यों के आधार पर युक्त निर्णय लेने में समर्थ हो, अपनी संस्कृति एवं अपने संस्कार के प्रति आदर के भाव से युक्त हो, राष्ट्र निर्माण एवं अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो, भविष्य में नेतृत्व प्रदान करने में भी वो समर्थ हो, शिक्षा और कौशल अर्जित कर रोजगार के योग्य हो, ऐसे युवा बनाना इस नीति का उद्देश्य है। और इसके कार्य क्षेत्र है, नंबर 1 शिक्षा और कौशल, नंबर 2 रोजगार और उद्यमता, नंबर 3 स्वास्थ्य, नंबर 4 युवा नेतृत्व और सामाजिक कार्य, नंबर 5 खेल और फिटनेस, नंबर 6 कला संस्कृति, नंबर 7 पर्यावरण सुरक्षा और नंबर 8 समावेशन और समता। अब सबसे पहले
शिक्षा, मेरे बेटा बेटियों बेहतर शिक्षा देने के लिए और गरीब के बेटा बेटी को भी अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने अभियान प्रारंभ किया है सीएम राइज स्कूल खोलने का। ऐसे स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हो। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 30 करोड़ से लेके 38 करोड़ रुपए तक में बन रही है। वहां स्मार्ट क्लास, वहां लैब, वहां लाइब्रेरी, वहां स्विमिंग पूल, पढ़ने की प्लेग्राउंड, सारी व्यवस्थाओं से युक्त सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं। तेजी से उनके निर्माण का काम चल रहा है और उन स्कूलों के लिए बस लेने जाएगी और अगस्त स्कूल के बाद घर पे छोड़ने जाएगी। इनसे हम ऐसे बच्चे जो पढ़ाई के हर क्षेत्र में आगे हों वैसे बच्चे निकालने का प्रयास करेंगे। पीएमसी स्कूल भी खुलने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे वो बेटा बेटी, मैं दो चीजें बड़े गंभीरता के साथ कह रहा हूं। दो चीजें, एक फीस का सवाल आता है। गरीब बेटा बेटी जिनकी आर्थिक आय कम होती है, पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा बनती है तो फीस। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, अभी मैंने आपके सामने हजारों बच्चों के खाते में अकाउंट में फीस डाली है अलग अलग। हमने बनाई मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और उसमें तय किया कि अगर आप में क्षमता है, अगर आप में प्रतिभा है, अगर आप में योग्यता है, अगर आप में टैलेंट है और आपके टैलेंट से आपका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, आईआईटी आईआईएम में होता है, अलग अलग क्लेट के माध्यम से किसी विधि महाविद्यालय में होता है, देश के किसी प्रतिष्ठित संस्थान में होता है, दुनिया के किसी प्रतिष्ठित संस्थान में होता है, तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ। अभी तक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की फीस भरने की आय की सीमा थी 6 लाख रुपया, लेकिन आज मैं उसको बढ़ा के कर रहा हूं 8 लाख रुपया। जिनकी थैंक यू। देखिए, कोई बेटा बेटी इसके कारण मन में सोच के रह जाए कि काश मेरे पास पैसे होते, मैं किसी बच्चे को निराश नहीं होने दूंगा। और आपको अपील करता हूं, मैं प्रदेश के बाकी बच्चों को भी अपील करता हूं, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में और उसको ठीक करने के लिए आपके कोई सुझाव हो तो मामा के पास भेज देना। हम उसके हिसाब से भी परिवर्तन जरूरी होंगे तो कर देंगे। बस तुम पढ़ते रहना। बोलो, मेहनत से पढ़ोगे? पीछे तक बताओ, मेहनत से पढ़ोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई बाधा नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटा नहीं रहने दूंगा। एक बात और, हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले कम सुविधाएं होती है। अब सीएम राइज स्कूल बना के हम उनको दूर करने का काम कर रहे हैं और उसके कारण जब कंपटीशन का मामला होता है तो सरकारी स्कूलों के बच्चे कभी कभी पीछे छूट जाते हैं, विशेषकर नीट के माध्यम से। बाद में बेटी, बाद में नीट के माध्यम से। मेरी बात सब सुन रहे हैं ना? पीछे तक बताओ, ध्यान से सुन रहे हो? अब नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में भर्ती होती है। कई बार सरकारी स्कूलों के बच्चे पीछे रह जाते हैं। सरकारी स्कूलों के कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा, बड़ी संख्या है। अब देखो, एक काम हम कर रहे हैं, हम एक परिवर्तन कर रहे हैं। अब नीट के जो रिजल्ट आएंगे उसके आधार पर 2 मेरिट लिस्ट बनेंगी। एक मेरिट लिस्ट सामान्य बनेगी, उसके आधार पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। लेकिन दूसरी बनेगी, एक सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए हम बनाएंगे 5% का आरक्षण देके एक अलग मेरिट। विश्वास सारंग जी, इसको वर्कआउट करना है। सरकारी बच्चों को सरकारी स्कूल के बच्चे 5% सुरक्षित करना है। 95% एडमिशन होंगे।
नीट की जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर वो उसमें जो आगे सरकारी स्कूल के आ गए, बाकी 5% सरकारी स्कूल के बच्चों की बनेगी, बचे हुए उनमें जो सबसे आगे होंगे उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाएगा। बोलो ठीक है? तो मामा से बात करो ना, ठीक है? डन। अब दूसरी बात, एक बात और देखो, अपन ज्यादातर घर में हिंदी बोलते हैं। हिंदी कौन कौन बोलते हैं? हाथ उठाओ। सभी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी अपन पे लाद दी, अंग्रेजी लाद दी। अब अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। जिनके खिलाफ लड़े हमारे क्रांतिकारी, उनको तो भगा दिया, अंग्रेज भग गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी लाद दी। का मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई सब अंग्रेजी में होगी। अब मुझे ईमानदारी से बताना, ज्ञान होते हुए भी, प्रतिभा होते हुए भी अंग्रेजी के कारण परेशानी महसूस करते हो कि नहीं? देखिए, ये बच्चों की आवाज है। अंग्रेजी इनके विकास में बाधा बन गई। मैं भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने का विरोधी नहीं हूं। अंग्रेजी सीखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी की बाध्यता हो कि अंग्रेजी में ही पढ़ो, ये अब नहीं होने देंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में, बोलो ठीक है? और इसलिए मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में भी की जाएगी, सारी पढ़ाइयां। और विश्वास सारंग जी, आने वाले समय में हिंदी की सीटें भी मेडिकल कॉलेज में रिजर्व कर दो, उनका भी रिजर्वेशन कर देंगे कि इसमें केवल हिंदी के ही बच्चे पढ़ेंगे। बोलो ठीक है? तो बोलो भारत माता की। देखो, मैंने जो जो कठिनाई तुम्हारी जिंदगी में देखी, उसको दूर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे, इसके लिए मोहन यादव और इंदर सिंह जी लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा के बाद जॉब तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरी तो चाहिए, रोजगार तो चाहिए। और इसलिए एक चीज और, यशोधरा जी बैठी हुई है, यशोधरा जी और इनकी टीम पढ़ाई के साथ साथ कैसे कौशल उन्नयन का काम हो, कैसे काम हम सीखें, हाथ में कौशल हो। और इसलिए भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं हम, सिंगापुर के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल स्किल पार्क, जो इस साल चालू हो जाएगा। जहां जो बच्चे जाएंगे उनका प्लेसमेंट सुनिश्चित हो जाए, इसकी कोशिश होगी। लेकिन अब केवल भोपाल में नहीं, भोपाल के साथ साथ ग्वालियर में, जबलपुर में, रीवा में, सागर में, इन सब जगह भी ग्लोबल स्किल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा हमारे बच्चों को मिल सके। रोजगार एक बड़ा सवाल है मेरे बेटा बेटियों, और इसलिए रोजगार के बारे में मेरी बात ध्यान से सुनना। नंबर 1, रोजगार के लिए सरकारी नौकरियां। इस साल 1,24,000 पदों पर हम भर्ती कर रहे हैं। लगभग 50,000 भर्तियां हो गई है और बाकी भर्ती का क्रम। अरे आई लव भांजे और भांजी। अब दूसरी चीज, अब दूसरी बात सुनो बेटा बेटियों। दूसरा, निवेश से रोजगार। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था हमने इंदौर में। 15,42,550 करोड़ के नए निवेश आने वाले हैं अलग अलग सेक्टर में। आईटी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो, और उनमें कुल मिला के
29 लाख रोजों को रोजगार मिलेगा, 29 लाख बच्चों को। तो निवेश के माध्यम से रोजगार हमारा दूसरा प्रयास। और तीसरा प्रयास, आपने चाय सुट्टा बार अभी देखा, आपको बता रहे थे अनुभव। देखो मेरे बेटा बेटी, बहुत गंभीरता से मैं कहना चाहता हूं, तुम चाहो तो अपनी योग्यता के बल पर अपना भी उद्योग या काम धंधा खड़ा कर सकते हो। आप कहोगे मामा पैसे कहां से आएंगे, पैसे तो चाहिए। तो सुनो मेरे बेटा बेटियों, जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई हो, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि योजना अपन ने बनाई है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। और उस योजना के अंतर्गत 1 लाख से लेके 50,000 रुपए तक का लोन बैंक देगा। और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मम्मी पापा नहीं लेंगे, कौन लेगा? हम कोलेट्रल गारंटी हम देंगे, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार देगी और इंटरेस्ट सब्सिडी भी देगी, ताकि तुम्हें अगर तुम्हारे व्यवसाय के लिए पैसा चाहिए, छोटी मोटी इंडस्ट्री के लिए पैसा चाहिए, तो उस पैसे की व्यवस्था हो जाए। ये हमारा दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास है। और अभी आज मैं बताना चाहता हूं, हर महीने एक दिन रोजगार दिवस होता है और उसमें लगभग 2.5 लाख बच्चों को रोजगार के लिए बैंक का लोन स्वीकृत होता है, ताकि अगर तुम चाहो कि तुम्हारा काम धंधा खड़ा कर सको तो तुम्हें निराशा ना हो। लेकिन एक बात और, आज की युवा नीति में एक महत्वपूर्ण बात, मेरे बेटा बेटियों, मैं बहुत गंभीरता के साथ तुमसे कहना चाहता हूं, कई बच्चे बेरोजगार हैं और बेरोजगार होने के कारण परेशानी का सामना करते हैं। अब बेरोजगारी का हल तो निकालना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं बेरोजगारी भत्ता दे दो, राजनीतिक दलों के लोग, लेकिन वो लोग ईमानदारी से ये बात नहीं करते। उनके लिए ये नारा केवल चुनावी नारा होता है, कह दो बेरोजगारी भत्ता, और बाद में इतने नियम प्रक्रिया मैंने कुछ राज्यों की देखी पॉलिसी बेरोजगारी भत्ते की, कहते हैं बेरोजगारी भत्ता, लेकिन शर्त लगा देते हैं 2 लाख रुपए से कम आय होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमका होना चाहिए, तो वो कोई को मिलता ही नहीं है। एक बात मेरे बेटा बेटियों सुन लेना, मैं बेरोजगारी भत्ते का विरोधी हूं। बताओ फ्री में पैसा कोई चाहता है क्या? ईमानदार से बताना चाहता है क्या? ये बेरोजगारी भत्ता बेईमानी है कुछ राजनीतिक दलों की, बेरोजगारी भत्ता नहीं। मैं दूसरी बात तुमसे आज कह रहा हूं, देखो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है, पंख, ताकि आसमान में लंबी उड़ान भर सके। अब हमने तय किया है आज की युवा नीति में, जिसको मैं अब आपके सामने अनाउंस कर रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार जितने बेरोजगार मेरे बेटा बेटी हैं, 12वीं के बाद जिनकी पढ़ाई छूट गई है या जिनने पढ़ाई छोड़ दी है, और केवल 12वीं नहीं, 12वीं के अलावा भी जिनको लगता है कि हमारा ग्रेजुएशन हो गया और ग्रेजुएशन के बाद अब हमको कहीं ना कहीं जब तक जॉब परमानेंट ना मिले तब तक कुछ तो सहारा मिल जाए, तो मेरे बच्चों आज मैं आप सबके बीच में इस योजना की घोषणा कर रहा हूं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। अब इस योजना में क्या होना है, जरा ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना मेरे बेटा बेटियों। परमानेंट जॉब के लिए हमको काम सीखना आना चाहिए। देखो कि बड़ी विसंगति है, बड़ी विसंगति कि एक तरफ तो कई कामों के लिए लोग मिलते नहीं हैं योग, और दूसरी तरफ कई बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। अब इसका रास्ता हमने निकाला है मेरे बेटा बेटियों, जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई और वो तत्काल चाहता कि कुछ तो पैसा उसके पास आए, तो उसके लिए हमने ये तय किया है कि अलग अलग सेक्टर में, उद्योग में, चाहे वो छोटे उद्योग हो चाहे वो बड़े उद्योग हो, एमएसएमई हो या बड़ी कंपनी हो, जैसे अभी कुछ बच्चों को आपने देखा कंपनियों ने रोजगार दिया, तो उद्योग में, उद्योग के साथ साथ
सर्विस सेक्टर में, उद्योग, सर्विस सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेड मतलब जो खरीदने बेचने का काम होता है, इंडस्ट्री 4.0, ऐसे सभी सेक्टर्स में, तकनीकी जैसे सेक्टर्स में हम युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेंगे और ट्रेनिंग के दौरान उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा। 8,000 रुपया महीना। अब इस बात को और ढंग से समझना, इसके क्षेत्र होंगे कम से कम 8,000 रुपया दिया जाएगा। इसके क्षेत्र होंगे इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट और मार्केटिंग का क्षेत्र, गिग इकोनॉमी, ब्लू कॉलर जॉब्स, सेवा क्षेत्र जैसे होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म और ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, आईटी के क्षेत्र में आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाएं, मीडिया और कला के क्षेत्र में, कानून और विधि निर्माण के क्षेत्र में। अब ये मेरी बात को और ध्यान से समझना कि आपको पढ़ाई पूरी हो गई, वो कहते हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ते से काम नहीं चलता। हम आपको एक पोर्टल बनाएंगे, पोर्टल पे बच्चों को रजिस्टर करेंगे और ऐसे काम में वो जाएंगे सीखने जिसकी इंडस्ट्री को भी जरूरत होगी। तो इंडस्ट्री में या अन्य संस्थान में जब वो काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के दौरान उनको कम से कम 8,000 रुपया तो हम देंगे इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से, और कंपनी उनको अलग से पैसा देगी। तो उनके पास इतना पैसा होगा कि जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता तब तक उनका काम चल जाएगा। ये बेरोजगारी भत्ता नहीं है। 8,000 रुपया मिलेंगे, कंपनी के संस्थान के तरफ से भी मिलेंगे, लेकिन काम सीखने के मिलेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि 1 साल काम सीखने के बाद उसको वहीं या और कहीं परमानेंट जॉब मिल जाए ताकि उसको भटकना ना पड़े। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इसमें 8,000 मैंने कम से कम कहा है। अब हम एक पोर्टल बनाएंगे। 1 जून से इस पोर्टल पे हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। मतलब जो बच्चे काम सीखना चाहते उनका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन के साथ हम उन संस्थानों का भी पोर्टल पर नाम डालेंगे जिनको अपने यहाँ जॉब देना है, जॉब सिखाना है। जब जॉब सिखाना है तो उनका भी काम करेंगे, तो उनसे भी पैसे दिलवाऊंगा। तो सरकार के पैसे और कंपनी के पैसे मिलके इतनी व्यवस्था हो जाएगी कि बेरोजगार अपनी आजीविका चला सकेगा, और बाद में परमानेंट जॉब फिर काम सीख के उसको मिल जाए। इसका प्रयास किया जाएगा ताकि उसको इस अवधि में दर दर की ठोकर ना खाना पड़े। और कितने बच्चों को, इसमें कोई सीमा नहीं है। इस साल बजट में मैंने रखा है 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। 1,000 करोड़ बच्चों को, 1,000 करोड़ रुपया। अगर हम 1 लाख बच्चों को 10-10 हजार भी दे दें तो 1 लाख बच्चों को 1-1 लाख रुपया देके 1,000 करोड़ होंगे। लेकिन अगर ज्यादा बच्चे भी आ गए तो मेरा संदेश सुन लें, वो निराश नहीं होंगे। 1 लाख को देना पड़े 1 लाख को दूंगा, 2 लाख बच्चों को देना पड़े 2 लाख को दूंगा, और 3 लाख को देना पड़े तो 3 लाख को देंगे। बच्चों को दर दर की ठोकर नहीं खाने देंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे है तो जोर से बोलो ठीक है कि नहीं? हम खैरात नहीं चाहते। हम काम भी सीखेंगे, काम भी करेंगे, और उसके बदले हमको पैसा भी मिलेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी अप्रेंटिस योजना है। आज तक दुनिया में कहीं नहीं बनी जो मध्य प्रदेश की धरती पर हम अपने बच्चों के लिए करेंगे। और फिर मुझे लगा इसका सबसे सरल नाम क्या हो सकता है, तो मुझे लगा
मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना, क्योंकि कौशल सीखना भी कमाई करने के बराबर है। बोलो है कि नहीं? तो जोर से बोलो ना, और जोर से। और इसलिए एक नई योजना अप्रेंटिस की आज हम यहां से लॉन्च कर रहे हैं। 1 जून से रजिस्ट्रेशन और 1 जुलाई से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और टाई अप होगा, उनका 1 जुलाई से उनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ युवा नीति की हर बात तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे बेटा बेटियों, प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि लगातार हमारा संवाद बना रहे, आपके सुझाव आते रहें। और इसलिए युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। युवा आयोग बनेगा जो युवाओं की समस्या सुनेगा और उसके समाधान का प्रयास करेगा। अगले साल जो बजट आएगा उसमें युवा बजट शामिल किया जाएगा, युवाओं के लिए बजट। और उसमें हम युवाओं की कल्याण की किस योजना पर कितना खर्च करेंगे उसका पूरा ब्यौरा देंगे। एक बात और है, केवल रोजगार नहीं, अरे खेलकूद भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जोर से बोलो ना। मामा नहीं थकता, तुम थक गए क्या? तो देखो, इस साल 750 करोड़ रुपए का बजट है हमारे खेल विभाग का। और मेरे बेटा बेटियों, अभी हमने मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवाए थे। अब मध्य प्रदेश में हर साल खेलो एमपी यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। बोलो होना चाहिए। और इसके साथ साथ स्कूलों में खेल का पीरियड अनिवार्य, योग की शिक्षा भी प्रारंभ करेंगे और हर गांव में खेल का मैदान बनाया जाएगा ताकि बच्चे खेल सकें। बोलो होना चाहिए कि नहीं? इसके साथ साथ मुझे लगता है कि हम कई जॉब अलग अलग भाषाएं सीख के प्राप्त कर सकते हैं। हमारी मातृभाषा हमारे प्राण है, लेकिन कई दुनिया के देशों में आज जॉब के लिए लोगों की जरूरत है। और इसलिए हम अलग अलग बच्चे अगर ऐसे जॉब्स के लिए भाषाएं सीखना चाहेंगे, चाहे जर्मनी हो चाहे जापान हो, उसके लिए बेसिक एडवांस कोर्स भी प्रारंभ किया जाएगा, उसका भी हम प्रबंध करेंगे। राज्य के सभी शासकीय और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10 से अधिक इनक्यूबेटर स्थापित करके छात्र मेंटर, स्टार्टअप, नवाचार एवं इकोसिस्टम आधारित विकास किया जाएगा और इनक्यूबेटर सीट की संख्या 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। एक बात मैं अपने बच्चों से और कह रहा हूं कि मेरे बेटा बेटियों, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को पारंपरिक रोजगार तक सीमित ना करके गिग वर्क्स का भी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम जॉब कई बार लोगों को चाहिए होते हैं, तो हम ये भी करेंगे। और स्टार्टअप पॉलिसी, अभी स्टार्टअप वाले हमारे कई बच्चे बैठे, मंच पे भी बैठे। स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को अगर उनके पास इनोवेटिव आइडिया है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए। और इसलिए ऐसे बच्चों को फंड्स की दिक्कत ना हो, इसलिए 100 करोड़ रुपए की लागत से स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनाया जाएगा। इस फंड से जिनके पास इनोवेटिव आइडिया है उन बच्चों को मदद करने की कोशिश की जाएगी। जिला स्तर पर विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र स्थापित करेंगे। इनका संचालन सीएम फेलो और सीएम जन सेवा मित्र करेंगे। इसमें सभी सुविधाएं, इनमें सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे स्कीमों का लाभ, लाइब्रेरी, काउंसलिंग, मेंटरिंग, डिजिटल स्टूडियो, यूथ हॉस्टल, कैरियर गाइडेंस आदि की एक ही जगह पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि बच्चों को कहीं भटकना ना पड़े। और हमारे परंपरागत
और जनजाति लोक कला को भी बढ़ावा देने का हमने फैसला किया है। और इसलिए ट्राइबल म्यूजियम के माध्यम से प्रदेश के 1000 युवा कलाकारों को 3 महीने की अवधि के लिए 10,000 रुपए मानदेय पर फेलोशिप प्रदान की जाएगी, ताकि लोक कला और संस्कृति हमारी बची रहे। एक फैसला और हम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए कई जगह फॉर्म भरने पड़ते हैं और अलग अलग जगह परीक्षा शुल्क अलग अलग लगता है। अब 5 नौकरियों के लिए आवेदन भरा और 400 रुपया शुल्क है, तो 400 पंजे अगर करें तो 2,000 रुपया हो जाते हैं। अब केवल एक बार ही 1 टाइम परीक्षा शुल्क जमा करना होगा और सब परीक्षाओं में, सभी इंटरव्यूज में वो भाग ले सकेंगे। हर परीक्षा के लिए, हर नौकरी के लिए अलग अलग शुल्क की जरूरत नहीं होगी। बोलो ठीक है? जोर से बताओ ठीक है? तो बोलो भारत माता की। इसके अलावा अगर इंटरव्यू के लिए मध्य प्रदेश के बच्चों को दिल्ली जाना पड़ेगा, तो उन इंटरव्यूज के लिए तो उन बच्चों को मध्य प्रदेश भवन में निशुल्क रहने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उनको भारत माता की और मां तुझे प्रणाम योजना की तर्ज पर प्रदेश के चयनित युवाओं को अपना प्रदेश तथा संस्कृति को जानने के लिए युवा अनुभव यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। हम बच्चों को अलग अलग स्थानों पर भेजेंगे अनुभव के लिए। बोलो जाना चाहोगे क्या? इसके साथ मेरे बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री जी ने कहा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, तुम में से सबको पता है मैं रोज पेड़ लगाता हूं, तो मैं रोज पेड़ लगाता हूं। किस किस को पता है जरा हाथ उठाए। अब मैं रोज लगाता हूं, तो बताओ तुम्हें जन्मदिन के दिन लगाना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, लगाना चाहिए कि नहीं? तो हम कोई ऐसा काम करें जो इस धरती के लिए भी जरूरी हो, पर्यावरण बचाने के लिए भी जरूरी हो। हम इस धरती पर रहते हैं, तो इस धरती के लिए हमारे कर्तव्य है कि नहीं? अरे है कि नहीं? हमारे भी कर्तव्य है कि ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम हरी भरी छोड़ें। और इसलिए पर्यावरण बचाने के लिए कई तरह के छोटे छोटे काम कर सकते हैं। जन्मदिन पर पेड़ लगा सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे ये संकल्प कर सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं, पानी बचा सकते हैं। कोई भी एक काम अपने हाथ में लेना चाहिए। बोलो सब लोग लोगे? पीछे वाले नहीं बोल रहे, सब लोग लेंगे। अब एक बात और, अरे मैं भी तो साथ हूं। अब एक बात और सुनो, स्वास्थ्य हमारे लिए जरूरी है कि नहीं? पीछे वाले भी बताएं जरूरी है कि नहीं? मेंटल हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए कि नहीं? मैं बहुत चिंतित हूं एक बात से कि अनावश्यक तनाव के कारण और कई बार नशे के कारण भी, ड्रग्स के कारण भी कई बच्चे ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि वो हताश और निराश होने लगते हैं। और कई बार सुसाइड जैसे मामले भी सामने आते हैं। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, एक मेंटल हेल्थ ठीक बाद में लेंगे ना, मेंटल हेल्थ ठीक रहे, इसके लिए एक तो योगा जैसे उपक्रम की जरूरत है, और दूसरे नशे के कारोबारी जितने हैं उनको तबाह और बर्बाद करने की जरूरत है। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने एक फैसला किया है कि 1 अप्रैल से दारू के जितनी दुकानें, उनके साथ जो अहाते थे, सब बंद कर दिए जाएंगे। बोलो बंद होना चाहिए कि नहीं? वो सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। और बाहर भी ध्यान से सुन लेना, कोई पार्क में नहीं पिएगा,
कोई सड़क में नहीं पिएगा, कोई पी के गाड़ी नहीं चलाएगा। अगर कोई ने पार्क में, सड़क में, सार्वजनिक स्थान पे नशा करने की कोशिश की तो पुलिस से डंडे बजवाऊंगा। बोलो ठीक है? और जितने भी ड्रग्स वाले नशे के कारोबारी हैं, उनके यहां अभी भी कार्रवाई हो रही है। आगे भी बुलडोजर चलेंगे, मामा के बुलडोजर, इनको तबाह करना है। क्योंकि ये लोग, मैं आप सबका साथ चाहता हूं, ये नशे के कारोबारी पूरी की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद करने का पाप कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर यह षड्यंत्र नहीं चलने दिया जाएगा। हम नशा मुक्त समाज बनाने की कोशिश करेंगे। बोलो इसमें मेरा साथ दोगे? अरे पीछे तक सब दोगे तो मेरे साथ बोलो भारत माता की। और एक निवेदन और कर रहा हूं, हम लगातार मोबाइल से खेलते हैं। मोबाइल का मैं विरोधी नहीं हूं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन कई बार वो इस्तेमाल इतना ज्यादा हो जाता है कि हम अनबैलेंस ही हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं आई है कि कई, आपको पता है कि कई डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। और इसलिए मैं अपने बच्चों से अपील करना चाहता हूं, आप तकनीकी का उपयोग करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। केवल मैदानों में नहीं, केवल मोबाइल पर नहीं, खेल के मैदानों में भी खेलो बेटा बेटियों, खेल के मैदानों में भी खेलो। वो खेल तुम्हारी मेंटल हेल्थ को भी बेटर बनाने का काम करेगा। मेरे प्रिय बच्चों, जितनी बातें युवा नीति में है, सबके बारे में आज बोलने का समय नहीं है। प्रमुख अंश मैंने तुम्हें बताए हैं और इनको इंप्लीमेंट करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसमें तुम्हारा साथ भी चाहिए। बोलो सबका साथ मिलेगा? पीछे तक बताएं सबका साथ मिलेगा? तो आओ मेरे बेटा बेटियों, आओ मेरे प्रिय भांजे भांजियों, एक नया मध्य प्रदेश गढ़ना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जहां मेरे बच्चे सफलता की ऊंची उड़ान उड़ सके, उनके सपनों को भी हम पूरा करने में सफल हो सके। इसमें मुझे आप सबका साथ चाहिए। बोलो सबका साथ मिलेगा? तो आप अपने अपने स्थान पर खड़े होके हम संकल्प लें कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, मामा के साथ चलेंगे। बोलो मामा के साथ चलोगे? तो आइए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के अपना भविष्य बेहतर बनाने का भी संकल्प लें और मध्य प्रदेश के निर्माण और विकास में सहयोग देने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मेरे भांजे और भांजियों की बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। यूथ महापंचायत के अवसर पर भारत माता की जय के साथ संकल्प पूर्ति के लिए आपने सभी युवा भांजे भांजियों को साथ में लिया। आपकी गरिमामयी उपस्थिति, मंच पे विशिष्ट माननीय मंत्रीगणों की उपस्थिति, हमारे सभी युवा भाई बहनों की उपस्थिति, वर्चुअली जुड़े हुए लगभग 15 लाख युवा साथियों की उपस्थिति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश आदरणीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी।